मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज देखें ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत क्राउन के बारे में। क्राउन कार्यपालिका। संविधान में जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले कार्यपालिका का नंबर आता है, इसलिए कि कार्यपालिका को शरीर में सिर का स्थान दिया जाता है। मस्तिष्क का स्थान शरीर में जो होता है वही स्थान राज्य में कार्यपालिका में होता है। तो देखें ब्रिटिश कार्यपालिका। ब्रिटिश कार्यपालिका में सर्वाधिक प्रमुख क्राउन। यहाँ पर चूंकि संसदीय व्यवस्था की स्थापना हो चुकी है, संसदीय व्यवस्था का विकास हो चुका है और इसे संसदीय व्यवस्था की जननी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर कार्यपालिका दो भागों में बटी हुई है। एक को कहते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरे को कहते हैं वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका में सम्राट आता है, वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल को कहा जाता है। लेकिन क्राउन क्राउन क्या है? क्राउन का मतलब होता है राज मुकुट, ताज। ये जो प्रत्येक सम्राट अपने सिर में धारण करता है सम्राट के प्रतीक के लिए, तो उसको कहते हैं क्राउन। किसी जमाने में सम्राट सब कुछ होता था, सम्राट के पास सभी प्रकार की शक्तियां होती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सम्राट की शक्तियां क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई। क्राउन को व्यक्ति नहीं, एक मनगढ़ंत कल्पना है, कोई संस्था भी नहीं। क्राउन एक संस्था है, लेकिन एक संस्था नहीं, इसमें अनेक प्रकार की चीजें सम्मिलित है। जैसे आप कहते हैं क्राउन ब्रिटेन के सर्वोच्च कार्यपालिका तथा नीति निर्माण की संस्था है। सर्वोच्च कार्यपालिका है, नीति निर्माण की संस्था है, तो जिसका अर्थ है सम्राट, मंत्रिमंडल और संसद का सम्मिश्रण। देखिए इसमें, इस क्राउन में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों आ गई। कैसे? सम्राट और मंत्रिमंडल कार्यपालिका हो गया। संसद का मतलब संसद के दोनों सदन हो गए, और इसमें न्यायपालिका भी सम्मिलित हो जाता है, क्योंकि इंग्लैंड का सर्वोच्च न्यायालय हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। भले ही न्यायपालिका को सरकार से भिन्न पृथक माना जाता है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स तो है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के 9 सदस्य तो वहां के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करते हैं। वहां का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड चांसलर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का अध्यक्ष भी होता है। तो कहने का मतलब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों के सम्मिश्रण को क्राउन कहा जाता है। और इसी सिलसिले में आगे कहते हैं कि यह वह संस्था है जिससे सम्राट की समस्त शक्तियां और विशेषाधिकार धीरे धीरे हस्तांतरित कर दिए गए हैं। तो क्राउन एक संस्था है, सम्राट एक व्यक्ति है। पहले सम्राट ही क्राउन हुआ करता था, आज सम्राट अलग है, क्राउन अलग है। देखें सम्राट और क्राउन में अंतर। विभिन्न विचारकों का यह विचार है कि इंग्लैंड में सबसे बड़ा अंतर यह है, इंग्लैंड के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो वस्तु जैसी दिखती है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखती नहीं। सिद्धांत और व्यवहार में सम्राट शक्तिशाली था, आज कमजोर है। तो सबसे पहली बात, सम्राट नाम मात्र का है, क्राउन शक्तिशाली है। सम्राट पूरी दुनिया के किसी भी कार्यपालिका को देख लीजिए, शक्तियों का जहां तक संबंध है, ब्रिटिश सम्राट सर्वाधिक शक्तिहीन शासक माना जाता है, कि क्राउन शक्तिशाली है। संसद के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल क्राउन की शक्तियों का प्रयोग करता है, इसलिए सम्राट नाम मात्र का है और क्राउन शक्तिशाली है। मंत्रिमंडल निर्णय लेता है, उस निर्णय को सम्राट को जाकर बताता है, सम्राट उस निर्णय को प्रस्ताव या आदेश में हस्ताक्षर करके जारी कर देता है। इस प्रकार सम्राट नाम मात्र का है, क्राउन शक्तिशाली। दूसरा, सम्राट व्यक्ति है, क्राउन एक संस्था है। सम्राट व्यक्ति किसी जमाने में
डेड हॉट ने सम्राट की शक्तियों के संदर्भ में कहा था कि महारानी विक्टोरिया इतनी शक्तिशाली हैं कि वे चाहें तो जल थल वायु जल थल सेना भंग कर सकती है, किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा कर सकती है, किसी देश के साथ शांति संधि कर सकती है, वह चाहें तो जनता के प्रत्येक व्यक्ति को पियर बना सकती है, लाड़ बना सकती है, और चाहें तो किसी व्यक्ति को अपने ही मामले में न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है। किसी जमाने में बैठार का कथन सही था, आज नहीं है। पर क्यों? क्योंकि पहले सम्राट शक्तिशाली हुआ करते थे। तो सम्राट व्यक्ति है, क्राउन संस्था है। व्यक्ति के रूप में भले ही सम्राट की मृत्यु हो जाए, लेकिन संस्था के रूप में यह संस्था सम्राट का जो पद है वह बना रहे। इसलिए इंग्लैंड में कहावत प्रचलित है, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। सम्राट मर गया, सम्राट दीर्घायु। इसका मतलब सम्राट के रूप में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। जैसे अभी कल ही 8 तारीख की रात को 11:15 बजे महारानी एलिजाबेथ जी की मृत्यु हो गई। तो सम्राट के रूप में एक व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, लेकिन सम्राट का जो पद है वह बना रहे, लॉन्ग लिव द किंग। तो सम्राट के रूप में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, लेकिन सम्राट का पद बना रहे, ये प्रत्येक अंग्रेज की मनोइच्छा है, मनोवांछा है। तीसरा है सम्राट अनुत्तरदायी है, क्राउन उत्तरदायी है। सम्राट क्योंकि शक्तिहीन है, वह कोई काम नहीं करता, इसलिए सम्राट अनुत्तरदायी है। और उत्तरदायी कौन है? क्राउन। क्राउन की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है, संसद करती है, तो ये उत्तरदायी। सम्राट अनुत्तरदायी, मंत्रिमंडल उत्तरदायी, क्राउन उत्तरदायी। अर्थात मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय को सम्राट अपना हस्ताक्षर से जारी करता है, तो पूरी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की होती है, सम्राट की नहीं होती। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल जो भी निर्णय सम्राट के सामने प्रस्तुत करता है उसमें प्रधानमंत्री या किसी मंत्री का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, और फिर सम्राट उस आदेश पर प्रति हस्ताक्षर करता है कि ठीक है, हम भी सहमत हैं, मेरे नाम से आदेश जारी हो। प्रति हस्ताक्षर, काउंटर सिग्नेचर। आगे फिर चर्चा करेंगे काउंटर हस्ताक्षर यदि है या नहीं है, या किसी मंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया तो क्या होगा, नहीं किया तो क्या होगा, इसकी चर्चा फिर आगे। अब इतना मान लीजिए कि सम्राट अनुत्तरदायी है, मंत्रिमंडल का क्राउन उत्तरदायी है। और चौथा है संस्थानाकरण। राजतंत्र की संस्था का, राजतंत्र को एक संस्था बना दिया गया है, और वह संस्था हमेशा बनी रहे, ये प्रत्येक अंग्रेज मन से चाहता है। पहले सम्राट एक व्यक्ति हुआ करता था, अब सम्राट या क्राउन एक संस्था बन गई। ये है सम्राट और क्राउन में अंतर। द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। सम्राट मर गया, सम्राट आया। अब ब्रिटिश सम्राट के बारे में चर्चा करें। ब्रिटिश सम्राट का यह पद वंशानुगत है। वंशानुगत का मतलब व्यक्ति की मृत्यु के बाद, एक सम्राट की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी होता है। यदि मान लीजिए सम्राट का पुत्र वयस्क नहीं हुआ है, तो कुछ उच्च और महत्वपूर्ण लोगों की एक परिषद बनाई जाती है, रीजेंसी बनाई जाती है, और उस रीजेंसी के परामर्श पर वह अल्पवयस्क बालक सम्राट के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार से वंशानुगत पद है। यह यहाँ पर युवराज का पद होता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो उपराष्ट्रपति तत्काल राष्ट्रपति बन जाता है, या राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि सम्राट का पद रिक्त हो जाए तो पहले से युवराज को तैयार किया जाता है, और युवराज उस पद का अधिकारी हो जाता है। तीसरा, उसका पद आजीवन है, उसका कोई कार्यकाल नहीं होता, वह अपने मृत्यु पर्यंत पद पर बना रहता है। जैसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, इनका राज्याभिषेक हुआ था 1952 में। 1952 से लेकर के
9 सितंबर 2022 तक पद पर रही। 11:15 बजे रात को 9 तारीख को उनकी मृत्यु हुई। तो तत्काल युवराज मतलब प्रिंस चार्ल्स तृतीय ग्रुप में उन्होंने पद ग्रहण कर लिया, शासनारूढ़ हो गए। और चौथा पॉइंट है प्रोटेस्टेंट ईसाई होना आवश्यक है। देखिए, ईसाई धर्म में 2 वर्ग हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। वैसे सभी धर्मों में 2 वर्ग हैं, 2 से अधिक वर्ग हैं, लेकिन प्रमुख 2 वर्ग हैं। जैसे हिंदू धर्म साकार निराकार, मुस्लिम धर्म शिया सुन्नी, ईसाई धर्म कैथोलिक प्रोटेस्टेंट। सभी धर्मों में इस प्रकार के 2 वर्ग होते हैं। और ब्रिटिश सम्राट तथा उसके परिवार को प्रोटेस्टेंट ईसाई होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। देखें, ब्रिटिश सम्राटों की एक सूची है। वैसे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए, याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। तो देखें, 1600 जेम्स प्रथम 1642 के समय कि उसके पहले जेम्स प्रथम था, उसके बाद उसका बेटा आया, पहले था जेम्स प्रथम, फिर चार्ल्स प्रथम आया। चार्ल्स प्रथम के समय में युद्ध हुआ। 1649 में चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दे दी गई। 1649 से 1658 तक गणतंत्र रहा, क्रामवेल उसका मुखिया था। क्रामवेल की मृत्यु के बाद चार्ल्स प्रथम का बेटा चार्ल्स द्वितीय ब्रिटिश सम्राट बना। चार्ल्स द्वितीय के बाद जेम्स द्वितीय आया, उसका भाई। जेम्स द्वितीय के समय में रक्तहीन क्रांति हुई 1688 में। 1688 में विलियम तृतीय इंग्लैंड का सम्राट बना। उसकी मृत्यु के बाद उसकी महारानी एन के रूप में साम्राज्य बनी। चूंकि निसंतान थे विलियम तृतीय और एन, इसलिए यह तय किया गया कि ब्रिटिश सम्राट का पद, ब्रिटिश राज्य सिंहासन जर्मनी के हेनोवर वंश को दिया गया। हेनोवर वंश का पहला सम्राट था जॉर्ज प्रथम। जॉर्ज प्रथम का कार्यकाल था 1714 से 1727। उसके बाद उसका बेटा आया जॉर्ज द्वितीय। जॉर्ज द्वितीय का कार्यकाल था 1727 से 1760। फिर आया जॉर्ज तृतीय 1760 से 1830 तक, 59 वर्ष तक वह सम्राट हुआ। जॉर्ज तृतीय के बाद जॉर्ज चतुर्थ आया, उसका कार्यकाल था 1830 से 1830। फिर आया विलियम चतुर्थ 1830 से 1837। फिर महारानी विक्टोरिया 1837 से 1901। पूरे 63 वर्ष तक ब्रिटिश साम्राज्य रही महारानी विक्टोरिया। फिर विक्टोरिया की मृत्यु के बाद एडवर्ड सप्तम आया। एडवर्ड सप्तम का कार्यकाल 1901 से 1910। फिर जॉर्ज पंचम 1910 से 1936। जॉर्ज पंचम का नाम इसलिए उल्लेखनीय है कि जॉर्ज प्रथम एकमात्र ऐसे सम्राट थे जिन्होंने भारत की यात्रा की थी। 1911 में उन्होंने 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। एक, भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली होगी, और दूसरी घोषणा बंग भंग को उन्होंने निरस्त किया था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया था, उसके चलते भारत में खूब असंतोष था, और उस असंतोष के कारण ब्रिटिश सम्राट ने यह कहा कि बंगाल का विभाजन निरस्त किया जाता है। उसके बाद दूसरे ढंग से विभाजन हुआ और फिर मान्य हुआ। और जॉर्ज पंचम की मूर्ति भारत के राजपथ में लंबे समय तक बनी रही। जॉर्ज पंचम के बाद उनका बेटा आया एडवर्ड अष्टम, जॉर्ज पंचम का कार्यकाल रहा 1910 से 1936। फिर आया एडवर्ड अष्टम 1936 में आया। इसका कार्यकाल सबसे कम है, 327 दिन। एडवर्ड अष्टम की कहानी क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। जॉर्ज पंचम की 1936 में मृत्यु हो गई, तो उनका बेटा एडवर्ड अष्टम के नाम से ब्रिटिश सम्राट बना।
लेकिन ब्रिटिश सम्राट को परंपरा के अनुसार प्रोटेस्टेंट ईसाई होना अनिवार्य है, परंपरा के अनुसार। लेकिन एडवर्ड अष्टम एक कैथोलिक विधवा स्त्री लेडी सिम्पसन से प्यार करता था और उसे विवाह करना चाहता था। तो ब्रिटिश जनता ने विरोध किया, कहा कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो कैथोलिक है। ठीक है, यदि आप कैथोलिक स्त्री से विवाह करते भी हैं तो उसे प्रोटेस्टेंट धर्म अपनाना पड़ेगा। लेडी सिम्पसन ने कहा कि मैं कैथोलिक हूं और कैथोलिक को बदल करके प्रोटेस्टेंट नहीं होंगी। तो सम्राट से कहा गया एडवर्ड अष्टम से कि आप लेडी सिम्पसन से विवाह का विचार त्याग दीजिए। एडवर्ड अष्टम ने कहा नो। जब ब्रिटिश जनता ने इस प्रकार से इस विवाह का विरोध किया तो एडवर्ड अष्टम ने राज सिंहासन को छोड़ दिया प्यार की खातिर, और वो 327 दिन सम्राट बनने के बाद अमेरिका में जाकर के सेटल हो गए एडवर्ड अष्टम। तो प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी सम्राट को होना चाहिए। इसके और आगे की कहानी सुनिए। एडवर्ड अष्टम के जाने के बाद जॉर्ज षष्ठम को सत्ता मिली, सिंहासनारूढ़ हुए। 1936 से 1952 तक इनका कार्यकाल। 1952 में एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ, जून 1952 में। तो जून 1952 में जब एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ तो उस जमाने में विशेष अवसरों पर फिल्म्स डिवीजन न्यूज रील बनाया करता था। इंग्लैंड में भी ऐसा कुछ रहा होगा। तो न्यूज रील बना करके उसको पूरे दुनिया के विभिन्न देशों में उसको सप्लाई किया। उस समय एडवर्ड अष्टम अमेरिका में रह रहा था। उसकी इच्छा हुई कि वह अपनी भतीजी, एडवर्ड अष्टम की भतीजी हुई एलिजाबेथ सेकंड, तो एलिजाबेथ सेकंड उसकी भतीजी की राज्याभिषेक की कार्यवाही को देखूं। तो ऐसे जो न्यूज रील उस जमाने में बनते थे, फिल्म दिखाने के पहले ऐसे न्यूज रील दिखाए जाते थे। अपने भारत में भी कोई बात है, उसी भारत के पैटर्न के अनुसार मैं सोच रहा हूं और बोल रहा हूं। भारत में क्या होता था कि जो भी फिल्में टाकीज में लगती थी, उस फिल्म के शुरू होने के पहले न्यूज रील दिखाए जाते थे और उस न्यूज रील में पूरे भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ प्रमुख घटनाएं घटती थी, उन घटनाओं को एक न्यूज के रूप में जनता को दिखाया जाता। जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी के जो समारोह होते थे दिल्ली में, उसको न्यूज रील के रूप में फिल्माया जाता था और फिल्म शुरू होने के पहले इसको दिखाया जाता। तो अमेरिका में रह रहे एडवर्ड अष्टम की इच्छा हुई कि मैं भी अपनी भतीजी एलिजाबेथ द्वितीय की राज्याभिषेक के न्यूज को, चित्रों को मैं देखूं। लेकिन एक समस्या थी यह कि एडवर्ड अष्टम चेन स्मोकर था, लगातार सिगार पीते रहता था, उसके मुंह से सिगार कभी हटता नहीं। और अमेरिका में एक कठोर कानून है कि कोई भी व्यक्ति फिल्म टाकीज में धूम्रपान नहीं कर सकता। तो अमेरिकन राष्ट्रपति को पता चला कि एडवर्ड अष्टम फिल्म देखने की इच्छा थी। उसे उन्होंने घर में तो देख नहीं सकते थे, टाकीज ही था देखने के लिए। तो राष्ट्रपति ने एक दिन के लिए आदेश निकाला कि अमुक तारीख को कोई भी व्यक्ति फिल्म टाकीज में भी धूम्रपान कर सकता है। और एडवर्ड अष्टम उस तिथि को वहां पर फिल्म जाकर उन्होंने देखा और अपने भतीजी को राज्याभिषेक होते हुए। ये है एडवर्ड अष्टम की कहानी। तो एडवर्ड अष्टम उन्होंने प्यार की खातिर गद्दी ठुकरा दिया। उसके स्थान पर जॉर्ज षष्ठम बने। जॉर्ज षष्ठम 1936 से 52 तक रहे। एलिजाबेथ सेकंड 1952 से 9 सितंबर 2022 तक रही। और अभी तक इंग्लैंड में जितने भी सम्राट बने, उन सभी सम्राटों में 3 सम्राट साम्राज्य सर्वाधिक लंबे समय तक रहे। एक
चार्ल्स तृतीय 59 वर्ष तक रहा, महारानी विक्टोरिया 63 वर्ष तक रही और एलिजाबेथ सेकेंड 70 वर्षों तक रही, 1952 से 2022 तक। और सबसे कम कार्यकाल रहा एडवर्ड अष्टम का 327 दिन। एलिजाबेथ सेकेंड के पुत्र चार्ल्स तृतीय के रूप में ब्रिटिश सम्राट बन चुके हैं। उनके बेटे विलियम और हैरी 2 बेटे हैं, तो विलियम को राजगद्दी मिलेगी। विलियम के पुत्र जॉर्ज और लुइस 2 हैं, तो जॉर्ज को सत्ता मिलेगी। और हैरी ने राजवंश से अपना संबंध तोड़ दिया है, तो फिर कोई बाकी नहीं है। तो ये क्रम है चार्ल्स तृतीय, विलियम, जॉर्ज। तो विलियम यदि आगे सम्राट बनेंगे तो विलियम पंचम के रूप में सम्राट बनेंगे। इसी प्रकार से जॉर्ज षष्ठम तक हो चुका है, जॉर्ज सप्तम के रूप में आगे चल करके ब्रिटिश सम्राट बने। यह है ब्रिटिश सम्राट और उसकी कहानी। आगे सम्राट की शक्तियों को या सम्राट के कार्य, सम्राट की शक्तियां, इसके बारे में चर्चा अगले व्याख्यान में की जाएगी। आपको धन्यवाद।